हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके MPSC 002 यानी कि स्टेट एंड सोसाइटी इन लैटिन अमेरिका के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में से ही एनालाइज करने के बाद जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको मैंने यहाँ पे लेकर आया है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आंसर्स को समझेंगे ताकि दोनों टाइप के स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लैटिन अमेरिका। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस पेपर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको ये नहीं पता होगा कि लैटिन अमेरिका आखिर है क्या। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि लैटिन अमेरिका है क्या, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, तब जाके कहीं हम वहाँ के स्टेट और सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। सो लैटिन अमेरिका रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़। जो लैटिन अमेरिका है उसका मतलब है ग्रुप ऑफ कंट्रीज़। जो कंट्रीज़ हैं उनका ग्रुप है। एंड डिपेंडेंसीज इन अमेरिकाज वेयर रोमांस लैंग्वेजेस। जो अमेरिका है जहाँ पे रोमांस लैंग्वेजेस, यहाँ पे आपको रोमांस लैंग्वेजेस में 4 लैंग्वेजेस के नाम दिए गए हैं। स्पेनिश, पोर्टुगीज एंड फ्रेंच आर प्रीडोमिनेंटली स्पोकन. It encompasses a wide geographical area that stretches from Mexico in North America down through Central America and into South America, including the Caribbean. So students, मैं आपको, अगर आप इंडिया के मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो आपका नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ नीचे है आपका साउथ अमेरिका। जो लैटिन अमेरिका है उसके अंदर जो मैक्सिको से लेकर, मैक्सिको जो कि आपका नॉर्थ में है, वहाँ से लेकर सेंट्रल से लेकर साउथ अमेरिका तक के कई सारे अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं वो आती हैं। और उन कंट्रीज़ में कौन सी भाषा बोली जाती है? रोमांस लैंग्वेजेस जैसे कि स्पेनिश, पोर्टुगीज़ एंड फ्रेंच बोली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लैटिन अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। द प्राइमरी लैंग्वेजेस आर स्पेनिश एंड पोर्टुगीज, विद स्पेनिश बीइंग द मोस्ट वाइडली स्पोकन। तो वहाँ पे जो स्पेनिश लैंग्वेज है वह सबसे ज़्यादा बोली जाती है। फ्रेंच इज स्पोकन इन सम कैरिबियन आइलैंड्स एंड फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना में फ्रेंच बोली जाती है। और कुछ कैरिबियन है वहाँ पे, कैरिबियन के जो द्वीप हैं वहाँ पे। जो आपका लैटिन अमेरिका है उसकी मुख्य भाषाएं हैं स्पेनिश और पुर्तगाली। द रीजन हैज़ अ कल्चरल हेरिटेज। वहाँ का जो रीजन है उसका कल्चरल हेरिटेज है, जो कि इंडिजीनियस पीपल, यानी कि वहाँ इंडिजीनियस लोग होते हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं, जो पहले से किसी स्थान पे रह रहे होते हैं। यूरोपियन कोलोनाइजर्स, अफ्रीकन स्लेव्स एंड अदर इमाइग्रेंट्स ग्रुप। तो वहाँ पे कौन कौन से लोग रहते हैं? देखो, एक तो वो इंडिजीनियस लोग जो वहाँ ऑलरेडी रह रहे थे। ठीक है, फिर यूरोपियन लोगों ने उन्हें कॉलोनाइज़ किया था। आपको पता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने अमेरिका के ऊपर भी कब्जा किया था, आपने 11th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ा होगा। दूसरी चीज़, अफ्रीका से जो स्लेव बना के लेके जाते थे वो अफ्रीकन स्लेव्स को, और दूसरे इमाइग्रेंट्स ग्रुप्स को वो लोग क्या करते हैं कि अपने कब्जे में ले आई एम सॉरी, वो सारे के सारे जो हैं वो एक साथ उस एरिया में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पे, जिसमें आप बताओगे कि आपको मतलब सिर्फ जान लेना है, ये सिर्फ आपके जानने के लिए ज़रूरी है कि जो ज्योग्राफी है वहाँ की, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे कि वहाँ पे आपके अमेज़न के रेन फॉरेस्ट आते हैं, एंडीज़ माउंटेन रेंज, डेजर्ट आता है अटाकामा, और पंपास के जो प्लेन्स हैं, ठीक है, घास के मैदान को वहाँ पे पंपास कहा जाता है, वो सब आते हैं। इकॉनमी कैसी है? तो लैटिन अमेरिका की जो इकॉनमी है वो डाइवर्स है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई सारे देश हैं जो लैटिन अमेरिका को मिलके बनाते हैं, तो वहाँ की इकॉनमी कैसी है? डाइवर्स है, रेंजिंग फ्रॉम एग्रीकल्चरल एंड माइनिंग टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। वहाँ पे जो काम है वो माइनिंग भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, और भी कई सारी सर्विसेज हैं जो लोग प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे जो बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ हैं उन्हें हम कहेंगे ब्राज़ील, मैक्सिको एंड अर्जेंटीना। स्टूडेंट्स, ये हमने जाना कि लैटिन अमेरिका आखिर है क्या। लैटिन अमेरिका की हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्री कोलंबियन सिविलाइजेशन जैसे कि एज़टेक सिविलाइजेशन, माया सिविलाइजेशन, इनका सिविलाइजेशंस, ये सब आपने 11th क्लास के हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद यूरोपियन कॉलोनाइजर्स आए, वो आए थे स्पेशली स्पेन से और पुर्तगाल से यानी पोर्टुगल से आए थे। इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन 19th सेंचुरी एंड कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट्स। तो फिर 19th सेंचुरी में थोड़े बहुत वहाँ पे आज़ादी के लिए मूवमेंट्स चले, और अभी कुछ पॉलिटिकल सोशल डेवलपमेंट होते रहते हैं।
तो ये था हमारा लैटिन अमेरिका का इतिहास। अब हम डिस्कस करेंगे अपना पहला क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो वुमेन का जो टॉपिक है ना वो मोस्टली रिपीटेड रहता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कौन कौन से वुमेन के मूवमेंट्स थे लैटिन अमेरिका में और वुमेन्स की जो स्थिति है वो कैसी थी। ठीक है, तो अर्ली फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इन द अर्ली 20th सेंचुरी वुमेन इन लैटिन अमेरिका बिगन ऑर्गेनाइजिंग फॉर बेसिक राइट्स। देखो जब 20वीं सदी की शुरुआत हुई तो लैटिन अमेरिका की जो वुमेन्स थी वो क्या मांगने लग गई। देखो जब भी जो फीमेल्स है ना हमेशा हर कंट्री में सबसे पहले राइट टू वोट ही मांगती, क्योंकि फीमेल्स को राइट टू वोट स्टार्टिंग से ही नहीं मिलता था। तो वुमेन्स मांगने लग गई राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन एंड लेबर राइट्स भी मांगने लग गई। नोटेबल मूवमेंट्स इंक्लूड द सफरेज मूवमेंट्स इन अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। तो वहाँ पे कुछ मूवमेंट्स हुए, अर्जेंटीना में हुए मूवमेंट्स जो कि अर्ली फेमिनिस्ट मूवमेंट्स में नोटेबल हैं। उसके बाद सेकेंड वेव आई फेमिनिज्म की, यानी कि दूसरी लहर आई नारीवाद की, जो कि 1960 और 1970s के दौरान आई। उसके अंदर ग्लोबल फेमिनिस्ट मूवमेंट्स है। लैटिन अमेरिकन वुमेन बिगन एडवोकेटिंग फॉर ब्रॉडर सोशल रिफॉर्म्स। जैसे कि पहले वो छोटी छोटी चीज़ें मांगा करती थी, राइट टू वोट, ये सारी चीज़ें, अब वो बड़े बड़े सोशल रिफॉर्म्स मांगने लग गई। जैसे कि वो क्या मांगने लग गई, रिप्रोडक्टिव राइट्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एंड जेंडर इक्वेलिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें दूसरी लहर, नारीवाद की दूसरी लहर में उन्होंने मांगी। देन फिर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, During periods of dictatorship and political repression, women in Latin America played significant roles in human rights movements. जो वुमेन्स हैं उन्होंने ह्यूमन राइट्स मूवमेंट में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ग्रुप्स लाइक मदर्स ऑफ द प्लाजा दे मायो इन अर्जेंटीना फॉर टू फाइंड देयर डिसअपियर्ड चिल्ड्रन ड्यूरिंग मिलिट्री डिक्टेटरशिप। तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप के दौरान जिन मदर्स के जो बेबीज़ हैं, उनके चिल्ड्रंस हैं जो खो गए थे, डिसअपियर हो गए थे, उन्होंने लड़ाई की ताकि वो बच्चे उनको वापस मिल सकें। अब कंटेम्प्रेरी की बात करते हैं कि अब क्या हाल है। सो टुडे वुमेन इन लैटिन अमेरिका कंटिन्यू टू फाइट फॉर जेंडर इक्वेलिटी। अभी जो लैटिन अमेरिकन वुमेन्स हैं वो जेंडर इक्वेलिटी के लिए अभी भी फाइट कर रही हैं, रिप्रोडक्टिव राइट्स के लिए फाइट कर रही हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस के खिलाफ वो लोग फाइट कर रहे हैं। मूवमेंट्स लाइक नी उना मेनोस इन अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में कोई मूवमेंट है नी उना मेनोस, जिसने इंटरनेशनल रिकॉग्निशन गेन किया है क्योंकि वो अपने कैंपेन चलाते थे किसके खिलाफ, फेमिसाइड्स के खिलाफ। फेमिसाइड का मतलब क्या होता है, जब महिलाओं को मार दिया जाता है, एंड वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन, जब वुमेन्स के खिलाफ वॉयलेंस किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका ये वाला मूवमेंट है इसका नाम क्या है, नी उना मेनोस। ठीक है, नी उना मेनोस, आपको इसे याद कर लेना है। अगर आप इस तरह के मूवमेंट्स का आंसर में लिख कर आएंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आगे चलते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है मॉडर्न मूवमेंट्स के बारे में। ठीक है, इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म क्या होता है। मॉडर्न मूवमेंट्स ऑल्सो फोकस्ड ऑन इंटरसेक्शन ऑफ जेंडर विद अदर आइडेंटिटीज़। अब देखो साथ ही साथ जो वुमेन्स हैं वो अपनी तो बात कर ही रही हैं, साथ ही साथ रेस, क्लास और सेक्सुअलिटी के बेसिस पे जो भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है उसकी बात भी करती हैं। एफ्रो लैटिन अमेरिकन एंड इंडिजीनियस वुमेन ग्रुप्स एडवोकेट फॉर द यूनिक इशूज़ फेस्ड बाय वुमेन। क्योंकि देखो एक तो कोई वुमेन है, ठीक है, और ऊपर से फिर उसके साथ रेसिस्ट भी होता है, यानी कि उसके साथ काले गोरे वाला भेदभाव भी होता है, तो वो तो दो भेदभावों की शिकार हो जाएगी। तो जो एफ्रो लैटिन अमेरिकन वुमेन्स थी, यानी अफ्रीका वाली जो वुमेन्स थी, उन्होंने और भी कई सारे मुद्दों को उठाया। इसे बोलते हैं इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। उसके बाद लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैव ऑल्सो लीड टू सिग्निफिकेंट लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जैसे कि वुमेन मिनिस्ट्रीज़ की स्थापना हुई, लॉ बने डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ, और पॉलिसीज़ आई जिसने जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया। सो स्टूडेंट्स, ये था सारा का सारा जो हमने पढ़ा कि जो लैटिन अमेरिका में वुमेन्स हैं आज तक उन्होंने क्या क्या किया है और उनकी क्या स्थिति रही है। बहुत ही ईजी आंसर था। इसके बाद अब हम देखेंगे रीजनलिज्म के बारे में कि रीजनलिज्म का जो इवोल्यूशन है वो लैटिन अमेरिका में कैसे हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे 19th सेंचुरी की। ठीक है, सबसे पहले 19th सेंचुरी की हम बात करेंगे। फ्रेगमेंटेशन एंड नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है खंडन, जब जो आपका राष्ट्र है वो अलग अलग हिस्सों में बट जाता है। नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद, यानी कि अपने राष्ट्र से
प्रेम. So following the independence movement of the early 19th century, Latin America saw the rise of nationalist sentiments. सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि देखो, जैसे भारत के लोग थे, जब उन्हें आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ाई शुरू की तो उनके अंदर क्या जागे थे? नेशनल सेंटिमेंट्स जागे थे, देश प्रेम जागा था. तो सेम उसी तरह से अर्ली 19th सेंचुरी में लैटिन अमेरिका के जो लोग थे उनके अंदर भी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जागे and the creation of new nations. This period was marked by fragmentation and conflicts over borders. और उस टाइम पे फ्रेगमेंटेशन हुआ, बॉर्डर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, ठीक है, आइडेंटिटीज़ को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए. इनिशियल अटैम्प्ट्स क्या हुए इंटीग्रेशन के, अब जब बट गए तो बाद में क्या किया जाता है कि उन्हें एक करने का प्रयास किया जाता है, एकीकरण. Early efforts at regional unity such as Simon Bolivar vision of United Latin America Grand Colombia were short-lived due to political instability and differing national interest. तो जो साइमन बोलीवर थे उनका विजन था कि वो यूनाइटेड लैटिन अमेरिका बनाएंगे, वो नहीं बन पाया. क्यों नहीं बन पाया? ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी कि राजनीतिक अस्थिरता के कारण, ठीक है, वो नहीं बन पाया. 20वीं सेंचुरी की बात करते हैं कि अब देखो, अभी तक हमने किसकी बात की थी? अभी हमने 19वीं सेंचुरी की बात की थी कि 19वीं सेंचुरी में कैसे फ्रेगमेंटेशन हुआ, कैसे नेशनलिस्ट की भावना जागी और कैसे फिर इंटीग्रेशन के अटैम्प्ट हुए जो कि पूरे नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी. नाउ अब हम बात करेंगे 20वीं सेंचुरी अर्ली एंड मिड सेंचुरी के बारे में. 20वीं सदी में क्या हुआ कि इकोनॉमिक कॉपरेशन के बारे में देखते हैं. अर्ली टू मिड 20वीं सेंचुरी सॉ एफर्ट्स टू प्रमोट इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है, इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ावा दिया गया, यानी कि आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए. लैटिन अमेरिका फ्री ट्रेड एसोसिएशन बनाई गई जिसे लाफ्टा कहा जाता है, ठीक है, जिसका एम इन 1960 ताकि ट्रेड बैरियर्स जो हैं उन्हें हटाया जा सके और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किया जा सके, जबकि उसका लिमिटेड सक्सेस हुआ. तो यहाँ पे आप बात कर रहे हैं किसकी? लाफ्टा की बात कर रहे हैं. लाफ्टा का जो काम है वो क्या था? रिड्यूस करना ट्रेड बैरियर्स को और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना, ठीक है, व्यापार बाधाओं को कम करना और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना. तो ये था आपका इकोनॉमिक कॉपरेशन यानी कि आर्थिक सहयोग के अंदर. उसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटिकल अलायंसेस की, तो लैटिन अमेरिका किसके साथ जुड़ा? सो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, जैसे कि आपको मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि कोल्ड वॉर के समय जो विश्व है वो दो ध्रुवीय हो गया था. तो कोल्ड वॉर के समय जो रीजनलिज्म है वो इन्फ्लुएंस हुआ बाय आइडियोलॉजिकल डिवीज़न. जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो तरह की आइडियोलॉजी थी. एक कैसी आइडियोलॉजी थी? एक थी जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी जो कि सोवियत संघ की थी, और एक थी पूंजीवादी आइडियोलॉजी. सो जब आपका रीजनलिज्म था कोल्ड वॉर के समय पे, वो आइडियोलॉजिकल डिवीजन में बट गया. जो ऑर्गेनाइजेशन थी अमेरिकन स्टेट्स की 1948 में बनी, सॉट टू प्रमोट डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड रीजनल सिक्योरिटी, दो इट ऑफन अलाइंड विद यूएस इंटरेस्ट इन काउंटरिंग कम्युनिज्म. तो ठीक है, यहाँ पे हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लैटिन अमेरिका है कहीं ना कहीं वो यूएस के इंटरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ था और कम्युनिज्म को ख़त्म करना चाहता था, ठीक है. फिर बात करेंगे लेट 20वीं सेंचुरी की कि कैसे न्यू लिबरल पॉलिसीज़ आई, कैसे जो उनका शिफ्ट है वो न्यू लिबरल पॉलिसीज़ की तरफ हो गया. द 1980s एंड 1990s सॉ शिफ्ट टुवर्ड्स न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़. The creation of trade blocs such as South Common Market in 1991 aimed to foster economic integration and reduce trade barriers among member countries. ठीक है, अब देखते हैं कि क्या हुआ कि जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी पावर भी बढ़ी. ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द इंडियन कम्युनिटी एंड द कैरिबियन कम्युनिटी वर्क टुवर्ड्स डीप इंटीग्रेशन इन इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल स्फेयर्स. ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे संगठन आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में गहरे एकीकरण की दिशा में काम कर रहे थे, यानी कि वो एकीकरण करना चाहते थे. अब बात करेंगे 21वीं सदी की. तो 21वीं सदी में नए इनिशिएटिव आए. द 21st सेंचुरी हैज़ सीन न्यू रीजनल इनिशिएटिव्स एम्ड एट ग्रेटर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. ठीक है, जो न्यू रीजनल इनिशिएटिव्स आए 21st सेंचुरी में, उनका क्या एम था कि ग्रेटर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो. एग्जाम्पल्स इंक्लूड द यूनियन ऑफ साउथ अमेरिकन नेशंस, कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन स्टेट्स. नई क्षेत्रीय पहलें शुरू हो गई. 21वीं सदी में अधिक राजनीति, आर्थिक एकीकरण की दिशा में नई क्षेत्रीय पहलों को देखा गया है. उदाहरण में दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों का संघ और लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन राज्यों का समुदाय इसमें शामिल है. अब इसके सामने क्या चैलेंजेस हैं? डिस्पाइट प्रोग्रेस, रीजनलिज्म जो है लैटिन अमेरिका में वो चैलेंजेस फेस करता है, जैसे कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस. ठीक है, पर फिर भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं डीपर इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन की. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा रीजनलिज्म का क्वेश्चन.
उसके बाद जो एक क्वेश्चन है वो है इनवर्ड लुकिंग डेवलपमेंट, यानी कि अंतर्मुखी विकास क्या होता है। स्टूडेंट्स, अंतर्मुखी विकास वाला जो क्वेश्चन है मैंने देखा कि कई बार रिपीट हुआ है, तो हम एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। एन इनवर्ड लुकिंग डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑल्सो नोन एज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन। इनवर्ड लुकिंग डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है कि जब भी आप ना बाहर से कुछ भी इम्पोर्ट ना करो और उसका कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूट अपने देश में बना लो। जैसे कि मान लो कि अगर हमारे देश में कोई ड्राई फ्रूट नहीं होता, ठीक है, तो आप उसकी जगह मूंगफली खा लो। तो एक तरह का इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन हो गया ना, कि हमने इम्पोर्ट नहीं करा, उसकी जगह कुछ और सब्सटीट्यूट ले लिया। सो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इज एन इकोनॉमिक पॉलिसी अप्रोच दैट emphasizes domestic production of goods to replace imports. This strategy was widely adopted in Latin America during the mid 20th century. तो मिड 20th सेंचुरी के अंदर लैटिन अमेरिका में इनवर्ड लुकिंग डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को अपनाया गया है। इस स्ट्रेटेजी के क्या क्या मेन की फीचर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ है फोकस ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जो भी इनवर्ड लुकिंग जो आपकी स्ट्रेटेजी है, इसका जो एम होता है ये होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट्स को बना रहे हो उनको इंपोर्ट ना करके अपने लोकल इंडस्ट्रीज़ में उनको प्रोड्यूस करो, ठीक है, उनका प्रोडक्शन करो। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, टैरिफ एंड कोटाज, हाई टैरिफ एंड कोटाज वर इम्पोज्ड। इम्पोर्ट के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता है ताकि इम्पोर्ट जो है कम हो जाए और जो लोग हैं वो स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने लगें। जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडीज़ देती है, टैक्स देती है, ओके। और स्टेट लीड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता भी है तो सरकार करती है, सरकार बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को लगाती है और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी सरकार। और फिर सरकार करती है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसके अंदर सरकार जो है ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी एंड कम्युनिकेशन जैसी फैसिलिटीज़ को लेके आती है। अब हम बात करेंगे कि कैसे सरकार लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करती है। इकॉनमी को डाइवर्सिफाई करके, ठीक है, इकॉनमी के अंदर अलग अलग चीज़ों को उपलब्ध करा के, बाय डेवलपिंग वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर जैसे कि टेक्सटाइल, स्टील, ऑटोमोबाइल्स। जब सब कुछ खुद ही हम अपने देश में बनाने लग जाएंगे तो इम्पोर्ट करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया जाता है। और अब जो इसके आउटकम्स एंड चैलेंजेस क्या हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनिशियल सक्सेस। अब हम बात करेंगे कि शुरुआत में जो ये स्ट्रेटेजी थी उसको सक्सेस मिला या नहीं मिला। सो मैनी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज एक्सपीरियंस रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्योंकि उस टाइम पे ये जो चीज़ उन्होंने की उससे क्या हुआ, रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई उनकी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई ड्यूरिंग द इनिशियल फेज। शुरुआत में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आए थोड़े से, जैसे कि इनएफिशिएंसी एंड लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, क्योंकि अगर बाहर से कोई माल नहीं आता ना तो हमें पता नहीं चलता कि किस क्वालिटी की चीज़ें बाहर दुनिया में बिक रही हैं। तो हमें जो दिया जाता है हम वही एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इससे क्या चीज़ सामने आती है, इससे आती है लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, इनएफिशिएंसी आती है चीज़ों में, क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के इश्यूज आते हैं, कंटिन्यू रिलायंस ऑन इम्पोर्ट मशीनरी एंड रॉ मटेरियल्स लीड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स। अगर हम आयातित मशीनरी और कच्चे माल पर निर्भरता जारी रहने से भुगतान संतुलन में समस्याएं उत्पन्न हुई, ठीक है। और इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, डेब्ट क्राइसिस आ गया था। द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट एंड इनएफिशिएंसीज इन द इकोनॉमी कंट्रीब्यूटेड टू द डेब्ट क्राइसिस ऑफ 1980s। सो अब हम बस एक बार लास्ट में हम कंक्लूजन देख लेते हैं कि कंक्लूजन क्या है इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी का। द इनवर्ड लुकिंग डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ लैटिन अमेरिका हैड मिक्स्ड आउटकम्स। व्हाइल इट इनिशियली प्रमोटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, it also lead to inefficiencies, economic imbalances and crises that necessitated policy shifts towards more open and market oriented approaches। यानी कि लैटिन अमेरिका की जो अंतर्मुखी विकास की रणनीति है उसके जो परिणाम थे वो कैसे थे, मिले जुले परिणाम थे। इसने प्रारंभिक रूप से औद्योगिकरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया, लेकिन साथ ही साथ अप्रभाविता, आर्थिक संतुलन और संकट भी उत्पन्न किए, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक खुली और बाजार उन्मुख दृष्टिकोणों की ओर नीतिगत बदलाव की आवश्यकता पड़ी। सो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि जो आपका चिली है ड्यूरिंग 19th सेंचुरी उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है। चिली से रिलेटेड क्वेश्चन ना एग्जाम में आया है काफ़ी बार, तो हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे अभी। डेवलपमेंट ऑफ चिले इन 1991, ओके। तो जो चिले है आपका, जो चिली है वो सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसमें ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, ठीक है, मार्क्ड बाय पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ इट्स मॉडर्न डेवलपमेंट। जो आपका चिली है उसके अंदर 19th सेंचुरी में काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए थे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे चिले में आपके पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में कि कैसे उसको स्पेन से आज़ादी मिली थी।
सो स्टूडेंट्स, जो चिले है उसने अपना स्ट्रगल शुरू किया इंडिपेंडेंस के लिए 1810 में विद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल जनता लीडिंग टू प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट स्पेनिश रूल। जो आपका चिली है जो उस पर किसने कब्ज़ा किया हुआ था? स्पेन ने किया हुआ था। तो उसको स्पेन से आज़ादी चाहिए थी। तो स्पेन से स्वतंत्रता 1810 में राष्ट्रीय जनता की स्थापना के साथ चिली ने स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू की, जिससे स्पेन के खिलाफ एक दीर्घकालीन संघर्ष हुआ। बर्नार्डो ओहिंगन्स और होदे सैन मार्टिन के नेतृत्व में 1818 में हुए माइपू के महाबली युद्ध ने 1826 में चिले को स्पेन से स्वतंत्रता प्राप्त कराई। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका चिले है वो 1818 में आज़ाद हुआ। उसके बाद आज़ादी के बाद उसने अपने रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट्स बना लिए और एक स्टेबल गवर्नमेंट बना ली अंडर द सीट ऑफ प्रेसिडेंट बना लिए, प्रोमोटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि जब भी कोई देश आज़ाद होगा तो उसके बाद या तो वो प्राइम मिनिस्टर बनाएगा या अपना प्रेसिडेंट बनाएगा। तो उन्होंने भी अपना प्रेसिडेंट बना लिया जो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को क्या करता था? प्रमोट करता था। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात करेंगे। चिली की जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। ठीक है, वहाँ पे खासकर गेहूँ, अंगूर, पशुपालन में कृषि के विकास को संभव बनाया, जो कि एक निर्यातित वहाँ के कमोडिटीज़ बन गई। ठीक है, उसके बाद माइनिंग एंड नाइट्रेट बून का मतलब क्या है? वहाँ पे डिस्कवरी हुई, मिनरल रिसोर्सेज निकले वहाँ से, उसकी ज़मीन में से कॉपर निकला, लेटर नाइट्रेट डिपॉजिट्स निकले, जिसने चिले की इकॉनमी को बूस्ट कर दिया और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को क्या किया? बढ़ावा दिया। उसके बाद हम सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन सेंटर्स बने वहाँ पे, जैसे कि सैंटियागो जो उसका है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया, सपोर्टेड बाय इन्वेस्टमेंट मिली इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवे, पोर्ट और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रेड हुआ। नगरीकरण और बुनियादी संरचना की बात करते हैं तो वही है कि जो आपके पोर्ट्स वगैरह हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, वो सब बुनियादी बंदरगाह वगैरह वृद्धि और व्यापार सुविधाजनक बन सके, वो सारी चीज़ें, वही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। उसके बाद एजुकेशन की बात करते हैं तो सोशल रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस इंक्लूडिंग इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एम्ड एट एनहांसिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड सोशल मोबिलिटी। ठीक है, इसका काम क्या था? लोगों को अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देना, एजुकेशन देना, ताकि वहाँ पे सोशल मोबिलिटी हो सके। अब हम कंक्लूजन में क्या बताएंगे कि द 19th century was a formative period for Chile characterized by its journey to independence. Economic diversification through agriculture and mining and the establishment of political stability and societal advancement. These development laid a solid groundwork for Chile's continued growth and prosperity. So students, एक बार हिंदी वाला मीनिंग पढ़ लेते हैं कि 19वीं सदी में चिली के लिए एक सृजनात्मक अवधि थी, यानी कि वो ग्रो कर रहा था, जिसकी विशेषता स्वतंत्रता प्राप्ति, कृषि और खनन के माध्यम से आर्थिक विविधीकरण और राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक प्रगति के गठन में थी। ठीक है, इससे जो चिली है उसके आगामी शताब्दी में उसके स्थायी विकास और समृद्धि के लिए मजबूत आधार रखा। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि लैटिन अमेरिका के डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशंस हैं। इसके अंदर आप इंडिया को स्पेशल रेफरेंस दोगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स नाउ स्टार्ट। Latin America's relation with developing countries, including India, have evolved significantly over decades. यानी कि सालों से जो लैटिन अमेरिका है उसके डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशंस हैं वो कैसे होते हैं? इवॉल्व होते आए हैं। ठीक है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में, यानी कि जो आपके आर्थिक रिलेशंस हैं, जिसके अंदर आप ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात करोगे। ट्रेड यानी कि बोथ लैटिन अमेरिका एंड इंडिया हैव सॉट टू एक्सपेंड बाइलेटरल ट्रेड रिलेशंस। इंडिया और लैटिन अमेरिका दोनों अपने बाइलेटरल ट्रेड रिलेशंस को बढ़ाना चाहते हैं, कमोडिटी एक्सचेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मिनरल्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। लैटिन अमेरिका और भारत ने धातु, कृषि उत्पादों और फार्मास्यूटिकल्स जैसे वस्तुओं पर व्यापार संबंधों को बढ़ाने का प्रयास किया है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उनके बीच में जो म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट है उसमें बढ़ोतरी हुई है, विद इंडियन कंपनीज इन्वेस्टिंग इन सेक्टर्स लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो इंडियन कंपनीज हैं वो वहाँ की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स और एनर्जी वगैरह में इन्वेस्ट करना पसंद करती हैं।
उसके बाद डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, बोथ रीजन्स हैव इंगेज इन डेवलपमेंट कोऑपरेशन इनिशिएटिव्स फोकसिंग ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड स्किल डेवलपमेंट। इन सब चीज़ों पे वो लोग फोकस करते हैं। ये थे हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल रिलेशंस के बारे में। डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज एंड इंडिया हैव स्ट्रेंथन, ठीक है, मजबूत हुए हैं ओवर द ईयर्स, मार्क्ड बाय हाई लेवल विजिट्स एंड इंक्रीज डिप्लोमेटिक डायलॉग्स। दोनों के बीच में हाई लेवल विजिट्स होती हैं और डिप्लोमेटिक डायलॉग्स यानी कि संवाद एवं बातचीत होती रहती है। तो इससे जो रिलेशंस हैं वो कैसे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। मल्टीलेटरल कॉपरेशंस, बोथ रीजन्स कोलैबोरेट, दोनों जो रीजन्स हैं वो कोलैबोरेट करते हैं मल्टीलेटरल फोरम्स जैसे कि यूनाइटेड नेशंस में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, ब्रिक्स जैसे सम्मेलनों में वो जाते हैं और अपने शेयर्ड इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, साझे हितों को बढ़ावा देते हैं। उसके बाद कल्चरल एंड पीपल टू पीपल रिलेशंस की बात करते हैं कि कल्चरल एक्सचेंजेस कैसे होते हैं इंडिया और लैटिन अमेरिका के बीच में। तो सांस्कृतिक अदला बदली, संगीत, कला, साहित्य और शैक्षणिक सहयोग के माध्यम से संस्कृति संबंधों को मजबूत किया गया है, जिससे सामंजस्य बढ़ाया गया है। यानी कि आपको बताना है कि जो सांस्कृतिक संबंध हैं उन्हें कैसे मजबूत किया गया है थ्रू कल्चरल एक्सचेंजेस ऑफ म्यूजिक, आर्ट्स, लिटरेचर एट्सेट्रा। डायस्पोरा रिलेशंस क्या होते हैं, तो देखो जो इंडियन है, इंडियन डायस्पोरा जो लैटिन अमेरिका में बसा हुआ है वो भी तो इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज को मजबूत करने में कहीं ना कहीं हेल्प करता होगा। तो विदेश में बसे भारतीय लैटिन अमेरिका में भारतीय विदेशी समुदाय ने दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब यहाँ पे लास्ट में सिर्फ आपको कंक्लूजन लिखना है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए एक बार कि कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है कि जो रिलेशंस है लैटिन अमेरिका और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में, स्पेशली इंडिया के, have grown stronger across economical, political and cultural dimensions. Both regions continue to collaborate strategically to address global challenges and leverage opportunities for mutual growth and developments. यानी कि दोनों जो देश हैं वो आपस में कोलैबोरेट करना चाहते हैं। दोनों देश का मतलब मेरा लैटिन अमेरिका के कई देशों से है, ठीक है, कोलैबोरेट करना चाहते हैं ताकि वो म्यूचुअल ग्रोथ और डेवलपमेंट को कर सकें। ये रहा आपका हिंदी में निष्कर्ष। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे MGPE आपके MGPE 008 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। इसी तरह के अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।